So we were discussing about the types of fits. So we have three types of fits, that is clearance fit, interference fit and transition fit. क्लियरेंस फिट किसको बोलेंगे? जब शाफ्ट और होल के बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, कुछ डिफरेंस रहेगा, जैसा इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द shaft and hole. There is a certain gap in between the size of shaft and size of hole. ये गैप या ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्लियरेंस माना जाएगा, और जितना ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही कम पावर का ट्रांसमिशन होगा। सो क्लियरेंस हमको चाहिए, बट एकदम छोटा क्लियरेंस चाहिए हमको। कितना क्लियरेंस चाहिए कि आपका जो शाफ्ट है बस होल के अंदर इंसर्ट हो पाए। अगर ये जो गैप है जो शाफ्ट और होल के दरमियान है, अगर ये गैप बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, सो इन दैट केस पावर ट्रांसमिशन विल बी लोअर, पावर जो है वहाँ पे कम ट्रांसमिट होगा। वहीं इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस में क्या होगा? द साइज ऑफ द होल विल बी स्मॉलर and size of the shaft will be larger. Because of that, the shaft is not able to get inserted into the hole. This is called as interference field. Whereas transition किसको बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिशन में क्या होगा? आपका जो साइज है शाफ्ट का और होल का, उसके बीच में जो गैप रहता है बिल्कुल कम गैप रहेगा, जिसकी वजह से होल और शाफ्ट दोनों जो है अच्छे से एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। Now again we have certain terms which we are going to deal in this chapter. Nominal size. First term is nominal size. What is nominal size? A dimension used to describe the general size. Nominal size किसको बोल रहे हैं हम? जनरल साइज को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉमिनल साइज। देन बेसिक साइज। व्हाट इज बेसिक साइज? द थियोरेटिकल size used as a starting point for the application of tolerance. थियोरेटिकली जब हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं ना, ब्लूप्रिंट तैयार करते समय जो डायमेंशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डायमेंशंस दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग बेसिक साइज। जो पेपर के ऊपर है, जो ड्राइंग शीट के ऊपर है, जो ब्लूप्रिंट्स के अंदर है, उसको बोल रहे हैं हम लोग बेसिक साइज। नाउ एक्चुअल साइज। व्हाट इज एक्चुअल साइज? The measured size of the finished part after machining. एक्चुअल साइज कहाँ से मिल रहा है हमको? प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने के बाद जब हम उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, और जो मेजरमेंट्स हमको मिल रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल साइज। बेसिक साइज याद रखो, एक्चुअल साइज याद रखो, इन दोनों का बहुत जो है हमको आगे यूज करना है। बेसिक साइज किसको बोल रहे हैं? जो ड्राइंग के ऊपर हमारे पास बना हुआ है, जो साइज हमने क्या किया था, ड्राइंग के ऊपर दिया था, उसको बोल रहे हैं हम लोग बेसिक साइज। एक्चुअल साइज किसको बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद हमको मिला है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्चुअल साइज। सो ये जो दो टर्म्स है, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज, इनका इस्तेमाल हमको आगे फ्यूचर में ज़्यादा करना है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लो आप लोग। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे है ना दो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारे पास। कौन से दो सिस्टम्स है या क्या कौन सी दो चीज़ें हैं? एक है होल बेसिस सिस्टम और एक है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी पावर ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, सो आइदर वी विल यूज गियर अरेंजमेंट, रैक एंड पिन अरेंजमेंट और होल एंड शाफ्ट अरेंजमेंट। सो अभी हम एग्जांपल देखेंगे होल और शाफ्ट अरेंजमेंट का। सो ये जो डार्क कलर वाला पोर्शन ये जो नज़र आ रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट योर शाफ्ट। तीनों डायग्राम्स में ये शाफ्ट है आपका।
जो सिलेंड्रिकल शेप का है। देन ये जो हैश किया हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, 2 पार्ट्स में, ऊपर वाला और नीचे वाला, दिस इज नथिंग बट योर होल। ये आपका होल है। अब होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं? 2 सिचुएशंस हो सकती है। अभी जैसा हमने डिग्री ऑफ टाइटनेस, डिग्री ऑफ लूजनेस, फिट्स के बारे में देखा था इन शॉर्ट हम लोगों ने। तो फिट्स में क्या था, 3 अलग अलग टाइप्स के प्रोबेबिलिटीज़ है उसमें। या तो आपको क्लियरेंस मिलेगा, या तो इंटरफेरेंस मिलेगा, या तो ट्रांजिशन मिलेगा। और तीनों में सबसे अच्छा है हमारे लिए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अगर मिलेगा तो दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर अस, वी विल गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। अब कुछ सिनेरियोज में या कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि वो परफेक्टली ट्रांजिशन फिट में हमको नहीं मिल पाता है, उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, हमको मशीनिंग करनी पड़ेगी, उसको रिसाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली रिसाइज कब कर सकते हैं हम लोग, जब वो बड़े साइज़ का हो जाता है। जितना हमको चाहिए उससे अगर बड़ा साइज़ का रहेगा तो उसको थोड़ा मशीनिंग करके हम लोग साइज़ उसका छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर छोटे साइज़ का आ गया तो उसको बड़ा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। So resizing is possible only when the size of object is greater than expected। जितना हमको डिजायर्ड था उससे अगर बड़े साइज का कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है, सो वी कैन रीसाइज इट बाय रीमशीनिंग। अब यहाँ पे जब हम रीमशीनिंग करते हैं या रीसाइजिंग करते हैं उस वक्त क्या होता है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं होल बेसिस सिस्टम। अभी होल बेसिस सिस्टम मतलब क्या है कि जिस पार्ट में या वर्क पीस के जिस हिस्से में होल किया गया है उसको रिप्लेस करना या उसको चेंज करना फिजिबल नहीं है। फिजिबल समझ में आता है ना, इकोनॉमिकल नहीं है, हमको प्रॉफिटेबल नहीं है। बड़े हिस्से में या जिस पोर्शन में होल किया गया है, इट इज कनेक्टेड विद द लार्जर पार्ट ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द कंपोनेंट। बड़े हिस्से के साथ अटैच्ड है या बड़े बड़े किसी जो है पोर्शन में होल किया गया है। तो अगर कुछ इनकरेक्ट होता है उसमें, परफेक्टली आपको जो है फिट्स नहीं मिल रहे हैं उसमें, परफेक्ट फिट नहीं मिल रहा है उसमें इन केस, सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द होल, वी विल चेंज द शाफ्ट। तो अब यहाँ पे होल क्या हो गया हमारा, बड़ा हिस्सा हो गया या मेजर पोर्शन हो गया। अब मेजर पोर्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एज इट इज रख रहे हैं, और जो स्मॉलर पोर्शन है, छोटा जो पार्ट है जिसको आसानी से रीमशीन किया जा सकता है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसाइजिंग कर रहे हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखो इंटरफेयर कर रहा है, दैट मीन्स द साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द होल, जिसकी वजह से क्या होगा कि शाफ्ट होल के अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, ये जो हैश किया हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है, इतना पोर्शन क्या है, ये ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने उसको हाईलाइट किया है उतने हिस्से को, या फिर अगर यहाँ देखेंगे उसको हाईलाइट किया गया है, तो इतना पोर्शन क्या है, ज़्यादा है। शाफ्ट के ऊपर इतना मटेरियल ज़्यादा आ गया, इतना बड़ा साइज़ का हो गया शाफ्ट। उसको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस से रीमशीनिंग करनी पड़ेगी। रीमशीनिंग करके उसका शाफ्ट का डायमीटर को हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसको जो है अप्रोप्रिएट बना सकते हैं विद द साइज ऑफ होल।
होल के साइज के बराबर उसको हम लोग बना सकते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम हम लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वी विल कीप द होल एज इट इज़। क्या कर रहे हैं हम लोग? होल को एज इट इज़ रख रहे हैं। होल के साइज में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द होल। What we are doing in the whole basis system, we are changing the size, or we are altering the size of the shaft, whereas the dimensions of the hole will remain as it is. This system is called as hole basis system. अब ये ऐसी सिचुएशन क्यों आती है या कब आती है? तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ब्लूप्रिंट्स में चाहे आपने जितने भी क्लियरली डायमेंशंस में मेंशन किया हो, लेकिन उतने ही परफेक्शन के साथ कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं होता है। देयर विल बी सर्टेन अनसर्टेनिटीज, कुछ ना कुछ उसमें उतार चढ़ाव आ ही जाएगा। तो उस उतार चढ़ाव को हैंडल करने के लिए हमने ये दो अलग अलग सिस्टम्स बनाए हैं, जिसमें है पहला होल बेसिस सिस्टम। तो इन केस होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? इन केस हमारे शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाता है होल के साइज से, या शाफ्ट का साइज छोटा हो जाता है होल के साइज से, इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए कि शाफ्ट का साइज बड़ा हो गया होल के साइज से और इंटरफेरेंस टाइप का फिट आपको मिल रहा है, आप वापस से शाफ्ट को भेजोगे रीमशीनिंग के लिए। वो रीमशीनिंग होगा, उसमें से जितना भी मटेरियल रिमूव करना है, जितना भी पार्ट उसमें से रिमूव करना है, उतना रिमूव किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शाफ्ट का साइज होल के साइज के इक्वल में लाया जा सके, जिसकी वजह से आपको डिग्री ऑफ टाइटनेस जो है ट्रांजिशन टाइप का फिट आपको मिलना चाहिए। वहीं और एक हमारे पास सिनेरियो है जिसमें कि मान लीजिए कि शाफ्ट का साइज होल के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, क्लियरेंस फिट वाला मामला। द केस इन विच साइज ऑफ द शाफ्ट इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द होल। तो यहाँ पे जो फिट मिल रहा है आपको वो कौन सा मिलेगा? क्लियरेंस टाइप का फिट मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, चाहे वो इंटरफेरेंस फिट मिलने दो या क्लियरेंस फिट मिलने दो, हमको तो पावर दोनों सिचुएशंस में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो क्लियरेंस फिट जहाँ पे मिल रही है, तो अभी शाफ्ट का साइज़ क्या हो गया? वहाँ पे होल के साइज़ से छोटा हो गया। अब वहाँ पे बढ़ा तो नहीं सकते हम लोग शाफ्ट के साइज़ को, तो वापस क्या करना पड़ेगा हमको? शाफ्ट को रिसाइकलिंग के लिए भेजना पड़ेगा। स्क्रैप हो गया, वो वेस्ट हो गया, वो मटेरियल हमारा शाफ्ट का जो मटेरियल है वो वेस्ट हो गया, शाफ्ट वेस्ट हो गया, उसको वापस से रिसाइकलिंग के लिए भेजना पड़ेगा और उसकी जगह पे दूसरे शाफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका साइज होल के साइज के साथ मैच करता है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या किया था? शाफ्ट के डायमेंशंस को चेंज करने की कोशिश की है, जबकि होल को एज इट इज रखा हुआ है। तो इस टाइप के सिस्टम को कहा जाता है होल बेसिस सिस्टम। नाउ अभी दूसरे टाइप के ऊपर आते हैं, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। किसको बोलेंगे शाफ्ट बेसिस सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करेंगे? शाफ्ट को एज इट इज रखेंगे और होल के डायमेंशंस को वेरी करेंगे या चेंज करेंगे। कुछ जगहों पे, कुछ एप्लीकेशंस में ऐसे हो जाता है कि शाफ्ट जो रहता है, शाफ्ट बड़ा कंपोनेंट होता है और होल छोटा कंपोनेंट होता है। उन जगहों पर शाफ्ट बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसी जगह पर जहां पर शाफ्ट हेवी पार्ट है और होल स्मॉल पार्ट है, तो उन जगहों पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है और शाफ्ट को एज इट इज रखा जाता है, जबकि होल के साइजेस में वेरिएशंस लेकर आए जा सकते हैं या लेकर आए जाते हैं। अगेन अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अगर हम देखेंगे, आपको इंटरफेरेंस फिट या क्लियरेंस फिट मिलता है इन केस ऑफ शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस फिट माने क्या है? इंटरफेरेंस फिट मतलब शाफ्ट बड़ी हो गई, होल छोटा हो गया। क्लियरेंस फिट मतलब क्या है?
शाफ्ट छोटी हो गई, होल बड़ा हो गया। तो दोनों सिचुएशंस में या दोनों कंडीशंस में पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, या दोनों ही हमको एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। हमको कौन सा फिट चाहिए? हमको चाहिए ट्रांजिशन फिट, जिसके अंदर शाफ्ट परफेक्टली जाकर होल के साथ कांटेक्ट करता है, जब फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। उस टाइप का सिस्टम हमको चाहिए यहाँ पे। अब उस टाइप का सिस्टम लेने के लिए या उस जैसा सिस्टम बनाने के लिए अगर हमारे पास मान लीजिए क्लियरेंस फिट मिल गया हमको, या फिर जो है इंटरफेरेंस फिट मिल गया हमको, तो क्या करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लियरेंस फिट अगर हम मिल जाता है हमको शाफ्ट बेसिस सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करना चाहिए हमको। तो ये वाला एग्जांपल, अब इस वाले एग्जांपल में क्या हो गया कि शाफ्ट का साइज छोटा हो गया, होल का साइज बड़ा हो गया, और हमको क्या करना है, शाफ्ट को एज इट इज रखना है और होल के साइज को चेंज करना है। अभी चेंज करके हम उसमें मटेरियल ऐड तो नहीं कर सकते, उसको होल जो बड़ा हो चुका है उसको छोटा तो नहीं कर सकते, ये कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास। सो वी हैव टू रिप्लेस दिस होल। हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंपोनेंट को ही चेंज करना पड़ेगा जिसमें होल किया गया था। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। और ये जो कंपोनेंट निकला है इसको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। अब वापस उसको रिसाइकलिंग कराना है और रीशिपिंग कराना है, मेल्ट करना है, उसको कोई नए शेप में डिफॉर्म करना है, फिर वापस उधर लेकर आना है। तो ये जो भी कॉस्ट जाएगा या टाइम जाएगा, ये हमारा लॉस है। इस तरीके का होता है क्लियरेंस फिट के अंदर इन केस ऑफ शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अभी आते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, शाफ्ट बेसिस सिस्टम के इंटरफेरेंस फिट के ऊपर। अब इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा कि शाफ्ट का जो साइज है वो बड़ा हो गया है और होल का जो साइज है वो छोटा हो गया है। So in this example, what we can do, we can increase the diameter of the hole by machining. We can perform or we can opt the different machining operations through which we can increase the size of the hole so that we can get the transition fit. तब यहाँ पे जो कंपोनेंट में होल किया गया है उसको रिप्लेस करने की या रिसाइकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली वी कैन परफॉर्म 1 or 2 machining operations over there on the hole, and we will enlarge the size of the hole so that we can get the transition fit. Okay, so in short ये दोनों सिस्टम से हमको ये चीज़ समझ में आई है। इसका कंक्लूजन ऐसे निकालेंगे हम लोग, we are not going to accept either interference fit or clearance fit. हमको ना ही इंटरफेरेंस फिट चाहिए ना ही क्लियरेंस फिट चाहिए, चाहे वो होल बेसिस सिस्टम रहे चाहे वो शाफ्ट बेसिस सिस्टम रहे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी वांट देन? वी वांट ट्रांजिशन फिट। हमको क्या चाहिए? ट्रांजिशन फिट चाहिए, चाहे वो होल बेसिस सिस्टम रहे या शाफ्ट बेसिस सिस्टम रहे। अब ट्रांजिशन फिट अचीव करने के लिए होल बेसिस सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, होल को एज इट इज रखेंगे, शाफ्ट के साइज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। To achieve the transition fit in case of shaft basis system, we will keep the shaft as it is and we will try to change the dimensions of the hole. और अभी कहाँ पे क्या चीज़ को इस्तेमाल करना है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपोनेंट बड़ा है। अगर आपका होल जिस कंपोनेंट पे किया गया है अगर वो बड़ा है, सो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होल बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास शाफ्ट बड़ी साइज़ की है और होल स्मॉल साइज़ का है तो वहाँ पे हम लोग शाफ्ट बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट, जिसको आसानी से हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं या जिसको रिप्लेस करने से या रिसाइकिल करने से हमको लागत कम लगती है, नुकसान कम होता है हमारा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिस्टम का चयन करेंगे या चुनाव करेंगे। वहाँ पे होल बेसिस सिस्टम का यूज़ करना है या शाफ्ट बेसिस सिस्टम का यूज़ करना है। नाउ अब यहाँ पे देखो कुछ एक टर्मिनोलॉजीज बताए गए हैं। ये है आपकी शाफ्ट। अब शाफ्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर से कुछ डायमेंशंस लिखे गए हैं, 0.999
0.998। और ऊपर वाले हिस्से में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर से एक स्ट्रिप को रिप्रेजेंट किया गया है और इस स्ट्रिप को कहा जा रहा है टॉलरेंस जोन। और इस टॉलरेंस जोन की जो है लिमिट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये मिनिमम लिमिट है आपकी टॉलरेंस जोन की, और ये मैक्सिमम लिमिट है टॉलरेंस जोन की। तो आपका जो साइज रहेगा, एक्चुअल जो साइज रहेगा, एक्चुअल साइज कहाँ रहेगा, दैट विल बी हियर, समवेयर हियर। जो बेसिक साइज है आपका, जो ड्राइंग के ऊपर आपने बनाया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया था, वो कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं तो रहेगा, जहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है अभी ब्लू कलर का। और प्लस माइनस जो लिखते हैं ना हम लोग, प्लस माइनस, तो ये प्लस मतलब ऊपर वाली लिमिट आ गई आपकी, ये वाली लिमिट मिल गई आपको प्लस में। माइनस में क्या मिलेगा, नीचे वाली लिमिट मिलेगी। और बीच में जो है ये क्या है आपका बेसिक साइज। अब यही जो होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम हमने देखा है, उसको ही समझने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम्स हैं जिसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी बताई गई है। तो ये जो है आपका शाफ्ट के बारे में समझ में आ गया। अभी होल के बारे में देखते हैं। तो ये होल है, यहाँ पे ये होल को रिप्रेजेंट किया गया। अगेन इसके अंदर भी देखेंगे अगर, तो ब्लू कलर से जो हिस्सा मेंशन किया गया है, जो पार्ट मेंशन किया गया है, वो है आपका बेसिक साइज। अब बेसिक साइज कहाँ तक है, बेसिक साइज देखो यहाँ तक है, यहाँ बीच में। अब ये जो है होल का जो बेसिक साइज है वो कितना है, 1.000 सेंटीमीटर मान लीजिए। और साथ ही साथ उसके साथ क्या, एक टॉलरेंस लिमिट भी दिखाई गई है। अब ये टॉलरेंस लिमिट की एक मिनिमम रेंज है और एक मैक्सिमम रेंज है। तो ये मिनिमम रेंज है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, और इसी को यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है मिनिमम क्लियरेंस। और ये जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट है जिसको हमने नाम दिया है मैक्सिमम क्लियरेंस। ओके, अभी क्लियरेंस किसको बोलते हैं, द गैप बिटवीन द होल एंड शाफ्ट, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लियरेंस। तो ये क्लियरेंस कैसा होना चाहिए, क्लियरेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर का जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो है कम से कम होना चाहिए। जब हमने होल के अंदर शाफ्ट को इंसर्ट कर दिया है तो उसके बाद ये जो गैप है वो गैप कम से कम वहाँ पे रहना चाहिए, जिसके वजह से होल का सरफेस शाफ्ट के सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सके। और ये पूरी की पूरी रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस बोलते हैं। मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस की जो लिमिट्स हैं, इस पूरी रेंज को हम लोग टॉलरेंस जोन बोलते हैं। अब ये है आपका क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉलर एंड द साइज ऑफ द होल इज लार्जर। अब दूसरे टाइप के ऊपर आते हैं जो है आपका इंटरफेरेंस टाइप का। तो अब इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर एंड द साइज ऑफ द होल इज स्मॉलर। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में टर्मिनोलॉजीज अगेन जो है देखते हैं हम लोग। अगेन इसको टॉलरेंस ही बोल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, देखो अभी ये यहाँ पे होल है आपका, ठीक है, ये होल है, ये होल का ये जोन है, टॉलरेंस जोन है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है होल, यहाँ से यहाँ तक है पूरा होल, ये पूरा का पूरा होल है। अब शाफ्ट का साइज अगर हम देखेंगे तो पूरे होल से भी ज़्यादा बड़ा है। तो अगेन ये जो टॉलरेंस जो जोन है हमारा, टॉलरेंस की जो लिमिट है, उसका अगर निचला हिस्सा देखते हैं हम लोग, सबसे स्मॉलर पार्ट अगर हम देखेंगे या स्मॉलर साइज देखेंगे, टॉलरेंस जोन की सबसे छोटी लिमिट देखेंगे हम लोग, उसको बोल रहे हैं हम लोग मिनिमम इंटरफेरेंस। और टॉलरेंस जोन की सबसे मैक्सिमम लिमिट अगर हम देखेंगे तो इसको बोल रहे हैं हम लोग मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इंटरफेयर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, यहाँ पे जाने से रोक रहा है, उसको होल में इंसर्ट होने से रोकने वाला हिस्सा, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस हमारे बढ़ते जाएंगे कि शाफ्ट होल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी।
So these are the different terminologies which is used in clearance fit and interference fit. और दोनों ही हमको नहीं चाहिए रहती है, हमको क्या चाहिए, ट्रांजिशन फिट चाहिए. Now नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांजिशन फिट बिटवीन शाफ्ट एंड होल. ट्रांजिशन फिट के बारे में बताया गया है शाफ्ट और होल की. अब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, अगेन वही सेम चीज़ें हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस है, अलाउंस है, टॉलरेंस है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस है. शाफ्ट और होल का एग्जांपल दिया, बस लगभग वही है, सेम ही है. ये शाफ्ट है आपका, शाफ्ट का साइज़ छोटा हो गया, होल का साइज़ बड़ा हो गया, अगेन ये क्लियरेंस फिट के अंदर में आ गया. ये शाफ्ट है आपका, ये होल है आपका, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि शाफ्ट का साइज़ बड़ा है, होल का साइज़ छोटा है, तो ये आ गया आपका इंटरफेरेंस फिट के अंदर. तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है, टर्मिनोलॉजी सेम ही है, होल और शाफ्ट की मदद से ये समझाने की कोशिश की गई है. लेकिन अगर 2D डायग्राम की मदद से हम देखते हैं, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने के लिए देख रहे हैं हम लोग कि कौन सी चीज़ को क्या नाम दिया गया है या कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं. तो ये 2 डायमेंशनल व्यू है, 2D डायग्राम है आपकी होल और शाफ्ट के टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए. सो द बेसिक साइज़ क्या है हमारा, बेसिक साइज़ जो हमने ड्राइंग शीट के ऊपर बनाया था वो है साइज़, बेसिक साइज़. और एक्चुअल में जो बना है वो इधर है प्रोडक्ट. अब इस बेसिक साइज़ के हिसाब से भी हम क्या करते हैं वहाँ पे, उसमें कुछ एक परमिसिबल लिमिट्स देते हैं हम लोग, मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ के लिए. सो मिनिमम साइज़ इतना रहेगा तो भी चल जाएगा, इतना साइज़ का अगर बनता है हमारा प्रोडक्ट, सो दैट विल बी एक्सेप्टेबल. और मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ, इतना बनता है तो भी एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो ये हो गया आपका होल्स के बारे में. अगेन वही शाफ्ट के अंदर भी देखेंगे हम लोग, तो ये मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज़ कहाँ रहेगा, उसका बीच में कहीं तो रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के सेंटर से गुजरेगा, यहाँ से कहीं तो गुजरेगा. इट विल रिलाई समवेयर हियर, बेसिक साइज रहेगा. अब फंडामेंटल डेविएशन और उसके बाद लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन. अब ये किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा वहाँ पे, व्हाट इज डेविएशन. डेविएशन किसको बोलते हैं, सो ये एक डिफरेंस है एक्चुअल साइज का और बेसिक साइज का. किसको बोलेंगे डेविएशन, एक्चुअल साइज जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया है फिजिकली, जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो एक्चुअल साइज किसको बोलेंगे हम लोग, जो कंपोनेंट हमारे पास मैन्युफैक्चर होकर आया है उसका क्या साइज है, वो है हमारे पास एक्चुअल साइज. और बेसिक साइज किसको बोलेंगे, जो ब्लूप्रिंट हमने ड्राइंग शीट के ऊपर तैयार किया था प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने से पहले, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कहा जाएगा डेविएशन. अगेन हमारे मॉर्निंग वाले एग्जांपल के ऊपर चलते हैं हम लोग. सो मॉर्निंग में जो एग्जांपल हमने देखा था उसके अंदर उसकी जो लेंथ थी हमारे कंपोनेंट की वो थी 100 सेंटीमीटर और जो विड्थ थी वो थी 50 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गया हमारा ब्लूप्रिंट तैयार, ये हमारे पेपर्स के ऊपर है, ड्राइंग शीट के ऊपर है हमारे पास. लेकिन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आया है उस प्रोडक्ट का या उस कंपोनेंट का साइज इस तरीके से है, 99.15 उसकी लेंथ है और 50.13 उसकी विड्थ है. सो डेविएशन किसको बोलेंगे, 100 माइनस 99.15, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका डेविएशन कहलाएगा.
ओके। अब ये डेविएशन में भी फिर जो है अलग अलग उसके वो है, टाइप्स हैं। अपर डेविएशन है, लोअर डेविएशन है। अपर डेविएशन किसको बोलेंगे? मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस, उसको वो कहलाएगा अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन किसको बोलेंगे हम लोग? मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर डेविएशन। उसी के साथ साथ और एक टाइप है उसमें जिसको बोला जाता है फंडामेंटल डेविएशन। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल डेविएशन? जब भी अपर और लोअर डेविएशन, जो भी दोनों में से जो भी जीरो लाइन के करीब रहेगा। नाउ व्हाट इज जीरो लाइन? जीरो लाइन यहाँ है क्या, बताया है क्या जीरो लाइन? ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो जीरो लाइन क्या होती है आपकी? वो बेसिक साइज के पास से गुजरने वाली लाइन, और उस लाइन से जो भी करीब रहेगा, चाहे वो अपर डेविएशन रहने दो या लोअर डेविएशन रहने दो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल डेविएशन बोलेंगे। नाउ अभी देखो यहाँ पे डेविएशन के बारे में बताया है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज डेविएशन? इट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड द होल और शाफ्ट साइज। अब जो प्रोडक्ट बन चुका है ना, उसके बारे में चल रहा है यहाँ पे। डेविएशन किसको बोल रहे हैं हम लोग? द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड द actual size, either it may be the size of hole or it may be the size of shaft. Now what is upper deviation? It is the difference between basic size and the permitted maximum size of the part. Maximum limit, तो हमारे एग्जांपल में क्या था? 101 is the maximum limit और 99 is the lowest limit. So upper deviation किसको बोलेंगे? बेसिक साइज का मैक्सिमम लिमिट के साथ का डिफरेंस। तो अब बेसिक साइज हमारा क्या था? 100, और मैक्सिमम लिमिट कितना था? 101। सो 101 माइनस 100 कितना आ गया? अपर डेविएशन हमारे पास 1 आ गया। लोअर डेविएशन किसको बोलेंगे? बेसिक साइज और मिनिमम परमिसिबल लिमिट या मिनिमम परमिटेड लिमिट। तो हमारा जो बेसिक साइज है वो क्या था? 100, और मिनिमम परमिटेड लिमिट कितनी थी? 99। तो 100 माइनस 99 अगेन कितना आ गया? 1 आ गया। फिर उसके बाद फंडामेंटल डेविएशन किसको बोलेंगे? बेसिक साइज से करीब जो भी रहेगा, चाहे वो अपर डेविएशन रहने दो या लोअर डेविएशन रहने दो, उसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल डेविएशन। तो ये हो गया आपका लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस के टर्मिनोलॉजीज। देन अभी जो टर्मिनोलॉजीज हम देखने वाले हैं वो गेजेस के। अब गेजेस के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज गेज? गेज आर इंस्पेक्शन टूल्स of rigid design without a scale, which serves to check the dimensions of the manufacturing parts. Gauge do not indicate the actual value of the inspected part of the component. They are used to determine whether the part is made within the specific limit or not. So in short, एक टाइम सेविंग कंपोनेंट है, टाइम सेविंग इंस्ट्रूमेंट है गेज, और जिसको अनस्किल्ड ऑपरेटर भी जो है आसानी से या फिर ऐसा आदमी जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसा ऑपरेटर भी जो है उसको हैंडल कर सकता है। और इसमें भी जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर अब यहाँ पे जो मेन चीज़ हमको गेज के साथ देखनी है वो है गो और नो गो फेनोमेना। गो किसको बोलेंगे और नो गो कब किसको बोलेंगे? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि गो और नो गो के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी ये टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं गो और नो गो के बारे में। तो एक साइंटिस्ट गुजर चुके हैं जिनका नाम है टेलर। उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया है, एक रूल बनाया है। वो रूल है गो और नो गो का। गो गेज इज डिजाइंड टू चेक द मैक्सिमम मेटल कंडीशन और लिमिट, while no-go gauge should be designed to check minimum metal condition or limit. Go gauge should check all the related dimensions, roundness, size, etc. No-go gauge should check one element of the dimension at a time. तो गो क्या करता है? एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ चेक करेगा, और नो गो क्या करता है? सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज़ या एक ही डायमेंशन या एक ही पैरामीटर को चेक करेगा। अब गो और नो गो, गो मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल, नो गो मतलब
रिजेक्टेड, इतना समझ लो आप। अब यहाँ पे देखो एक प्लग गेज और एक स्नैप गेज का इस्तेमाल, रिंग गेज का इस्तेमाल किया गया है। नीचे जो दो डायमेंशंस आपको नजर आ, दो डायग्राम्स जो आपको नजर आ रहे हैं, उसमें जो लेफ्ट वाली जो डायग्राम है वो प्लग गेज के बारे में बता रही है, और जो राइट साइड में डायग्राम है वो रिंग गेज के बारे में बता रही है। अब प्लग गेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्लग गेज और रिंग गेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देख लिया था। प्लग गेजेस आर यूज्ड टू चेक the dimensions of the hole, whereas plug gauges are used to check the inner diameters. Inner diameters means the diameters of the holes. प्लग गेजेस जो है डायमीटर्स, होल के डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिंग गेजेस जो है शाफ्ट के डायमीटर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों में आपको नजर आ रहा होगा गो लिखा हुआ है, एक पे नो गो लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे रिंग गेज में भी गो लिखा हुआ है, एक में नो गो लिखा हुआ है। गो माने क्या है और नो गो माने क्या है? गो माने अगर आपका प्लग गेज उस होल से पास हो रहा है विद द मिनिमम क्लियरेंस, विद द मिनिमम गैप इन बिटवीन द सरफेस ऑफ गेज एंड द सरफेस ऑफ होल, अगर वो मिनिमम है वहाँ पर गैप, ये इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये जो गैप बन रहा है होल की दीवार और प्लग गेज की दीवार दोनों के बीच में, दोनों के सरफेसेस में अगर मिनिमम गैप के साथ अगर आपका प्लग जो है वहाँ से पास हो पा रहा है होल से, दैट मीन्स इट इज़ गो कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या कर लेंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा वर्क पीस जो है वो ओके विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है, विद इन द रेंज है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका प्लग गेज अगर होल के अंदर से पास हो रहा है और उसमें जो क्लियरेंस आ रहा है या जो गैप आ रहा है प्लग गेज की सरफेस में और होल के सरफेस में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, सो वो क्या रहेगा, आपका नो गो वाला कंडीशन रहेगा। अगेन वो हो गया आपका क्लियरेंस फिट वाला मामला। अगेन दूसरा जो है उसमें क्या होगा, अगर आपका प्लग गेज के साइज से होल का साइज बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस फिट मिलेगा, और अगर आपके प्लग गेज का साइज बड़ा है, होल का साइज छोटा है, तो वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। अगेन दोनों सिचुएशंस में जब क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो गया तब भी, यानी कि अगर आपको क्लियरेंस फिट मिल रहा है तब भी रिजेक्ट रहेगा, नो गो में आएगा वो। और अगर आपको इंटरफेरेंस फिट मिल रहा है तब भी वो नो गो में आएगा। इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, दोनों कंडीशंस में उसको हम बोलेंगे नो गो कंडीशन। दोनों केसेस में उसको वापस हम रिसाइकलिंग, रीमशीनिंग या फिर रिप्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। और अगर आपका जो प्लग गेज है वो होल के सरफेस के साथ बिल्कुल टच होता हुआ निकल जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, गो बोलेंगे उसको। ये हो गया आपका होल्स के डायमेंशंस को चेक करने के लिए। अभी शाफ्ट के डायमेंशंस चेक करना है हमको, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिंग गेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ऐसी रिंग जो शाफ्ट के सरफेस को टच होते हुए निकल रही है, पास हो रही है, उसको बोलेंगे हम लोग गो। और वहीं अगर रिंग जो है, रिंग के अंदर शाफ्ट जा ही नहीं रही तो वो नो गो हो गया। या फिर अगर रिंग के अंदर शाफ्ट जा रही है लेकिन क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमको, गैप बहुत आ रहा है उसके अंदर, बहुत बड़ा हो गया, रिंग बहुत छोटा हो गया, रिंग बहुत बड़ा हो गया और शाफ्ट बहुत छोटा हो गया, तो अगेन ये दोनों सिचुएशंस में क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट दोनों सिचुएशंस में आपका जो है वो नो गो कहलाएगा। और ओनली ट्रांजिशन फिट को क्या बोलेंगे हम लोग, गो केस बोलेंगे। तो दोनों में चाहे वो प्लग गेज रहने दो चाहे वो रिंग गेज रहने दो, ट्रांजिशन फिट अगर आपको मिल रहा है तो इसी कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं गो केस, और इसको ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा आगे वाली स्टेप्स के लिए, आगे वाले प्रोसेस के लिए। अदरवाइज क्या करेंगे, हम उसको वापस, अगर नो गो वाली सिचुएशन मिलती है हमको तो रिसाइकलिंग, रिप्रोसेसिंग के लिए उसको वापस भेज देंगे। यही जो है टेलर्स नाम के साइंटिस्ट ने प्रोसेस डिफाइन करके दिया था, जिसको आज भी प्रैक्टिस किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन गेजेस।
गेजेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। टाइप्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें दो टाइप्स है, स्टैंडर्ड गेजेस, दूसरा है लिमिट गेजेस। स्टैंडर्ड गेजेस किसको बोलेंगे? वो एग्जैक्ट कॉपी रहती है उसके मेट्रिक पार्ट्स की। और लिमिट गेजेस किसको बोलेंगे? लिमिट्स ऑफ डायमेंशन, जैसे स्लिप गेजेस हमने देखा था। पर्पस के हिसाब से कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, तो वर्कशॉप गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस, रेफरेंस और मास्टर गेज, परचेज और इंस्पेक्शन गेज। मतलब किस जगह पे, इंडस्ट्री के किस डिपार्टमेंट में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है। वर्कशॉप में अगर यूज़ कर रहे हैं उसको वर्कशॉप गेज बोल रहे हैं उसको। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो है ऑपरेटर चेक करता रहेगा उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कि वर्क पीस जो है बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो कंपोनेंट बराबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस है या नहीं। इंस्पेक्शन अगर डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं उसको, इंस्पेक्शन वाले लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो इंस्पेक्शन गेज कहलाएगा वो। रेफरेंस और मास्टर गेज किसको बोलेंगे? दूसरे गेजेस को चेक करने के लिए अगर हम गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे गेजेस, ठीक है, लेबोरेटरीज में मान लीजिए कि लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल होगा। तो लेबोरेटरीज में क्या करते हैं वो लोग, जो वर्कशॉप से हमारे पास गेजेस आते हैं उसके डायमेंशंस को चेक करने के लिए जिस गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको रेफरेंस गेज और मास्टर गेज बोलेंगे। परचेज और इंस्पेक्शन गेज किसको बोलेंगे? जो परचेसिंग डिपार्टमेंट वालों के पास रहेगा, जो रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आते हैं उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग परचेस और इंस्पेक्शन गेज। तो आसान हो गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ एक टाइप्स बताए गए हैं गेजेस के। ये सबसे पहला जो है आपका ये प्लग गेज है, जो होल के डायमेंशंस को मेजर करने के काम में आता है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे गो और नो गो लिखा हुआ है, ये गो और ये नो गो, इस तरीके का जो है इनग्रेव्ड किया हुआ होता है उसके ऊपर, गो और नो गो का साइड। अगर गो वाले से वो पास हो रहा है विथ मिनिमम क्लियरेंस तो उस वर्क पीस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे वाले सिस्टम के लिए प्रोसीड कर देते हैं गो केस में। नो गो मतलब क्या है, उसको रिजेक्ट कर देना। उसी तरीके से यहाँ पे ये आपका जो है स्नैप गेज है और रिंग गेज है। ये स्नैप गेज है, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम में आता है। ये गेज का इस्तेमाल क्या होता है, एक्सटर्नल डायमीटर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी चीज़ का जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमको मेजर करना है वहाँ पे स्नैप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इसमें भी गो और नो गो दोनों लिखा हुआ है, गो कंडीशन और नो गो कंडीशन। गो में अगर आता है परफेक्टली विथ मिनिमम क्लियरेंस तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और नो गो में जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। अच्छा, गो में और नो गो में जो पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो चेक किए जाते हैं, तो गो में एक से ज़्यादा पैरामीटर्स एट ए टाइम चेक कर लिए जाते हैं, जबकि नो गो में सिर्फ एक ही पैरामीटर चेक किया जाता है एट ए टाइम। अगेन थर्ड जो टाइप है वो है आपका रिंग गेज। रिंग गेज जो है अगेन डायमीटर्स मेजर करने के काम में आता है शाफ्ट के। इसमें भी गो और नो गो दोनों होते हैं, ठीक है। ये गो वाले सिचुएशन का है, जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था, मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। तो इस टाइप की जो है आपके गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है टू सेव द टाइम। अब उसी तरीके से ये तो हो गया आपका शाफ्ट और होल के डायमेंशन मेजर करने के लिए ये गेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन उसी तरीके से थ्रेड्स का, स्क्रू थ्रेड के डायमेंशंस या उनके अलग अलग चीज़ें मेजर करने के लिए, उनके अलग अलग डायमेंशंस मेजर करने के लिए भी गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग थ्रेड गेज कहते हैं। तो इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग, प्लग गेज के जैसा ही है, जिसके ऊपर थ्रेड्स बनाए गए हैं, और ये इंटरनल थ्रेड्स को मेजर करने के काम में आता है। इंटरनल होल के अंदर अगर थ्रेड किया गया ना तो वहाँ पे प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे। देन यहाँ पे ये रिंग थ्रेड गेज है, तो किसी शाफ्ट के ऊपर अगर थ्रेड बनाए गए हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग रिंग थ्रेड गेज का इस्तेमाल करते हैं। नट और बोल्ट का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो नट के अगर थ्रेड के डायमेंशंस हमको चेक करने हैं या गो या नो गो चेक करना है तो हम लोग प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे, अगर नट के चेक करना है तो। और अगर बोल्ट के चेक करना है तो रिंग थ्रेड गेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखो ये जो है पिच मेजर करने के काम में आ रहा है। नाउ व्हाट इज पिच? एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के बीच का गैप, क्रेस्ट टू क्रेस्ट,
अब क्रेस्ट टू क्रेस्ट क्या है, हमारा एक अगला चैप्टर है जो स्पेशली इसके ऊपर ही डिज़ाइन किया गया है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ द स्क्रू थ्रेड। तो किसको बोलते हैं, देखो टॉप मोस्ट पार्ट। अभी देखो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये है आपका क्रेस्ट, टॉप मोस्ट पार्ट, और ये है आपका क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग पिच। तो पिच मेजर करने के लिए भी गेजेस हैं हमारे पास, पिच गेज कहा जाता है उसको। रेडियस गेज भी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला गेज आप लोगों को बताया था मैंने। रेडियस गेज जो है होल्स के डायमेंशंस को मेजर करने के काम में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो इस वाले टाइप के रेडियस या फिलर गेजेस का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले टाइप के। एक्सटर्नल अगर आपको मेजर करना है तो, इंटरनल अगर मेजर करना है तो आप इस टाइप के जो है रेडियस और फिलर गेजेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल की मदद से बताया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है आपका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो इस टाइप का रेडियस गेज। अब ये फिलर गेज है, गैप या थिकनेस, फिलर गेज या थिकनेस गेज भी कहते हैं इसको। गैप अगर हम आप क्लियरेंस आ रहा है तो कितना क्लियरेंस है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिलर गेज का या थिकनेस गेज का। तो ये जो फोटो आपको नज़र आ रही है ये इंजन हेड का है, जिसमें अलग अलग वॉल्स दिखाए गए हैं, आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्स दिखाए गए हैं, इनलेट और आउटलेट वॉल्स। तो इसमें अगर आपको क्लियरेंस मेजर करना है या थिकनेस मेजर करनी है तो वहाँ पे फिलर गेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं ना। और कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, कीवर्ड्स क्या क्या हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। स्टैंडर्ड गेज, दिस आर मेड टू द नॉमिनल साइज ऑफ द पार्ट टू बी टेस्टेड। लिमिट गेज, दिस आर गो एंड नो गो गेजेस। प्लग गेजेस, दिस आर यूज्ड फॉर चेकिंग होल्स of many different shapes and sizes. Ring gauges, external diameter measuring gauges. Taper gauges, taper testing gauges. Snap gauges, these are used for checking the shafts. Thread gauges, these are used for pitch diameter of the thread. Form gauges, these are used to check the contour of the profile. Filler gauges, for checking the clearance between the mating surfaces. Indicating gauge, to measure the position of the surfaces. So ये जो है कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है।